हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सी टेट क्लासेस पर। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे सी टेट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि पिछले साल में पूछे गए हैं। तो आज हम लोग का जो पेपर होगा वो होगा जुलाई 2019 में आए हुए पेपर 2 में, जो कि एग्ज़ाम होता है 6 to 8 के लिए। तो उसमें आए हुए CDP के सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो बिना समय गवाए चलते अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है, विकास में वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन बी है शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। ऑप्शन सी है वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उसकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। और ऑप्शन 4 है वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला ऑप्शन है विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। दूसरा ऑप्शन है विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है। तीसरा ऑप्शन है विकास की सतत गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। और ऑप्शन 4 है व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? ऑप्शन 1 है लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 2 है यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। ऑप्शन 3 है कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन 4 है लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? ऑप्शन 1 है प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। ऑप्शन 2 है मानक निर्देश एवं मूल्यांकन। ऑप्शन 3 है बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड। ऑप्शन 4 है पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। चलते हैं अगला सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो प्रश्न है, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? तो इसका ऑप्शन 1 है कई प्रकार के दृश्य प्रस्तुतियों का उपयोग करना। ऑप्शन 2 है स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सकें। ऑप्शन 3 है अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन 4 है स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? तो ऑप्शन 1 है सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन 2 कभी कभी प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन 3 प्रयोग नहीं करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन 4 सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन 1 है मानकीकृत परीक्षण। ऑप्शन 2 है प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। ऑप्शन 3 है विशिष्ट शिक्षा योजना। और ऑप्शन 4 है एक रूप निर्देश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। चलते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल है, अधिगमकर्ताओं एवं उनके प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन है पठन अक्षमता अधिगमकर्ता, इसका जो है धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी होती है। दूसरा है सृजनात्मकता अधिगमकर्ता, इसका है अति सक्रिय, कार्य को पूरा करने में धीमे है। ऑप्शन तीसरा है अवधानात्मक कमी अधिगमकर्ता, इसमें दिया है उच्च अभिप्रेरणा, लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। ऑप्शन 4 है श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता, इसमें दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1।
चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? इसका ऑप्शन है क्षतिग्रस्त बच्चों के, सृजनात्मक बच्चों के, अधिकतम अशक्तता वाले बच्चों के और अहंग केंद्रित बच्चों के। तो इसका सही उत्तर होगा सृजनात्मक बच्चों की, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलते अगले सवाल पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है? तो इसका ऑप्शन है विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। ऑप्शन 2 है शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान के पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। ऑप्शन 3 है अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। और ऑप्शन 4 है विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। चलते अगला सवाल पर। अगला सवाल है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को खाली स्थान निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय खाली स्थान के। तो इसका ऑप्शन है 4 सही होगा, यानी कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। चलते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? इसका ऑप्शन है दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। ऑप्शन 2 उदाहरण एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना। ऑप्शन 3 है एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 4 है पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। तो इसका सही उत्तर होगा दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल पर चलते हैं, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? ऑप्शन 1 है मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। ऑप्शन 2 गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। ऑप्शन 3 है मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। और ऑप्शन 4 है मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि ये बहुत आनंददायक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। चलते हैं अगला सवाल पर। एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1 केवल गैर उदाहरण देने चाहिए। ऑप्शन 2 उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। ऑप्शन 3 उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। और ऑप्शन 4 केवल उदाहरण देना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। अगला सवाल, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? ऑप्शन 1 है सूचनाओं का संचरण। ऑप्शन 2 दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना। ऑप्शन 3 एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण। और ऑप्शन 4 है अन्वेषण एवं परिचर्चा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है? पहला है लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना। दूसरा संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना। तीसरा है उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना। चौथा हम उम्र साथी को समझाना। और पाँचवें स्वयं से प्रश्न करना। तो इसमें पाँचों के पाँचों ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रहा है 1 2 3 4 5। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? ऑप्शन 1 है कोरी पटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। ऑप्शन 2 है एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है। ऑप्शन 3 है एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। और ऑप्शन 4 है लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना में कम है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलते अगला सवाल पर। अगला सवाल है अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? ऑप्शन 1 है कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना। ऑप्शन 2 है सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना।
ऑप्शन 3 है उस होनहार समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं। और ऑप्शन 4 है एक मूक दर्शक होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं क्या हैं? तो इसका ऑप्शन 1 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है। ऑप्शन 2 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। ऑप्शन 3 है सूचित करती हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं। और चौथा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल पर आते हैं। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं, जिसको बोलते हैं अनुभव से सही अर्थ निकालने की व्यवस्थित तरीके, को क्या कहा जाता है? तो पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं को स्कीमा कहा जाता है। अगला सवाल पर चलते हैं। एक उचित प्रश्न के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। चलते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल है लेव बायोगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? ऑप्शन 1 है सामाजिक पारस्परिक क्रिया। ऑप्शन 2 है उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। ऑप्शन 3 है अनुकूलन एवं संगठन। ऑप्शन 4 है पुरस्कार एवं दंड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? ऑप्शन 1 अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। और ऑप्शन 4 है विकास एवं अधिगम संबंधित ही नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। चलते हैं अगला सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? ऑप्शन 1 सुरक्षित रखने की योग्यता। ऑप्शन 2 परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। ऑप्शन 3 द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं। और ऑप्शन 4 है सजीवात्मक चिंतन। इसका सही उत्तर होगा सुरक्षित रखने की योग्यता। अगला सवाल, जीन पियाजे एवं लेव वायोगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? पहला ऑप्शन प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन। दूसरा निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया। ऑप्शन 3 सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। और ऑप्शन 4 है कौशलों का अर्जन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। अगला सवाल, समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुषों एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? पहला ऑप्शन लैंगिक या जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए। दूसरा है रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए। तीसरा है लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। और चौथा है लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। अगला सवाल है निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। तो वर्णन क्या है? अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौतों पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। चलते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं: दूसरों के मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? ठीक है, तो इसमें पहला दिया बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले या फिर औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना। दूसरा है कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना।
तीसरा है समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। और चौथा है बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो इसका सही उत्तर होगा जिसमें कि 2, 3, 4 तीनों होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अंतिम सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 पर। निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। तो इसके चारों के चारों ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 1, 2, 3, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो चलिए आज का यह सेशन समाप्त करते हैं, और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ पर आपको वीडियो का PPT आपको मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।